नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की आज़ादी से ठीक पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री का पद सरदार पटेल के हाथों से छीनकर पंडित नेहरू को दे दिया गया। और ये सब जिनके हाथों हुआ वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। नेहरू के प्रति गांधी का ये अगाध प्रेम आज भी एक रहस्य या यूं कहें कि चर्चा का एक विषय तो है ही। उस वक्त जिस तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ उसने कई विवाद खड़े कर दिए। लोग आज भी ये पूछते हैं कि आखिर क्यों महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना, जबकि कांग्रेस पार्टी में लगभग सारे लोग एकमत थे कि प्रधानमंत्री का पद तो सरदार पटेल को ही मिलना चाहिए। आखिर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के साथ ये नाइंसाफी क्यों की? देखिए, अगर ये कहें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में जो आम राय थी उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके जवाहरलाल नेहरू को इस देश पर थोप दिया तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। थोप देना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर उस वक्त की कुल 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव करे और एक भी, जी हाँ एक भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं करे और फिर भी महात्मा गांधी नेहरू को ही देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना दें, तो इसे थोपना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे गांधी जी ने सरदार पटेल की उनके प्रति जो श्रद्धा थी उसका एक तरह से कहें तो मान नहीं रखा और सरदार पटेल को उनके हक से वंचित कर दिया। तो ये बात है 1946 की। 1946 तक यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भारत की आज़ादी अब केवल कुछ ही समय की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, मन बना लिया था और प्रयास भी शुरू कर दिया था। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था जिसका नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष को करना था, क्योंकि 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने अधिकतम सीटें जीती थी। अचानक से कांग्रेस अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यही वह व्यक्ति था जो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वास्तव में वह पिछले 6 साल से अध्यक्ष थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध और अधिकांश नेताओं के सलाखों के पीछे होने के कारण 1940 के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हो सके थे। मौलाना आज़ाद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और जीतने में रुचि रखते थे, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि उन्हें मौजूदा कांग्रेस के लिए दूसरा कार्यकाल मंजूर नहीं है। अब आज़ाद की अनिच्छा भले थी, अनिच्छा से ही सही, लेकिन उनको गांधी जी के साथ सहमत होना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष और इस प्रकार भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 1946 थी और नामांकन 15 राज्य या क्षेत्रीय कांग्रेस समितियों द्वारा किया जाना था। अब मुश्किल ये हुई कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू के लिए गांधी की प्राथमिकता के बावजूद एक भी कांग्रेस समिति ने नेहरू के नाम को प्रस्तावित नहीं किया। इसके विपरीत 15 कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव किया। शेष 3 कांग्रेस कमेटियों ने किसी के नाम का प्रस्ताव नहीं किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी ने भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। जाहिर है भारी बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था। अब यह महात्मा गांधी के लिए भी एक चुनौती थी। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने आचार्य जेबी कृपलानी, जो उनके बहुत करीब थे, उनको कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के सदस्यों से नेहरू के लिए कुछ प्रस्तावक लाने का निर्देश दिया। उनको कहा कि भाई आप जा करके नेहरू के नाम के लिए कुछ प्रस्ताव ले आइए, जबकि उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि केवल प्रदेश कांग्रेस समितियां ही अध्यक्ष को नामित करने के लिए अधिकृत हैं। फिर भी गांधी जी ने कहा कृपलानी को कि आप जा करके नेहरू के प्रस्तावक को आप ले आइए। अब गांधी जी की इच्छा के सम्मान में कृपलानी ने कुछ CWC सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित करने के लिए मना लिया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गांधी जी को इस कवायद की अनैतिकता का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वह जो करने की कोशिश कर रहे थे वह गलत और पूरी तरह से अनुचित था। तो उन्होंने नेहरू को हकीकत समझाने की एक कोशिश की। उन्होंने नेहरू को बताया कि किसी भी PCC ने उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया है और केवल कुछ CWC सदस्यों ने ही उनके नाम का प्रस्ताव किया है।
हैरान परेशान नेहरू बिल्कुल इसे मानने के मूड में नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी के साथ दोयम दर्जे की भूमिका नहीं निभाएंगे, मतलब वह किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, वो किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। निराश गांधी ने नेहरू की जिद के आगे घुटने टेक दिए और सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। तो हुआ यह कि गांधी जी ने एक पर्ची भेजी पटेल को, जिसमें उनसे अपना नाम वापस लेने के लिए कहा गया था, और फिर पटेल ने बिना समय बर्बाद किए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और इसने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी का रास्ता साफ कर दिया। वैसे यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। गांधी के कहने पर पटेल ने तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम वापस ले लिया था। इससे पहले 1929 और 1937 में भी ऐसा ही हुआ था। अब गांधी जी के कहने पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया पहले भी। अब सोचिए पटेल के मन में गांधी जी के लिए कितनी श्रद्धा थी और गांधी जी ने उसका क्या बदला दिया। लेकिन गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले जबरदस्त समर्थन को नज़रअंदाज क्यों किया, वे नेहरू से इतने प्रभावित क्यों थे, ये सब आज भी चर्चा का विषय है और कोई स्पष्ट उत्तर भी उसका नहीं है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल के नामांकन वापस लेने के बारे में सुना तो वे निराश हो गए और कहा कि गांधी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के पक्ष में अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान किया है। तो क्या यह नेहरू का ग्लैमर था जिसने गांधी को इतना प्रभावित किया कि वे पटेल के साथ गंभीर अन्याय करने में भी नहीं हिचकिचाए? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन पटेल और नेहरू के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो इस रहस्य को समझा जा सकता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी के मन में शुरू से ही नेहरू के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उन्होंने 1946 से पहले कम से कम 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल की तुलना में नेहरू को प्राथमिकता दी थी। ऐसा 1929 में भी हुआ और 1937 में भी। अब कहते हैं कि गांधी जी हमेशा नेहरू के तथाकथित आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि नेहरू की तुलना में सरदार पटेल थोड़े रूढ़िवादी थे और उनका मानना था कि भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपने दृष्टिकोण में आधुनिक हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या गांधी का यह नजरिया सही था? अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि पटेल ने आगे चलकर जिस तरह से 500 से ज़्यादा रियासतों का विलय भारत में करवाया, क्या उससे उनकी प्रशासनिक समझ और क्षमता का पता नहीं चलता? जबकि नेहरू की वजह से कश्मीर आज भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो दोनों में से गवर्नेंस के लिहाज से कौन ज़्यादा सक्षम था? लेकिन गांधी जी की जिद थी कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के अंदर नेहरू की अपेक्षा पटेल के जबरदस्त सपोर्ट के बावजूद अगर गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया तो उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि गांधी जानते थे कि सरदार पटेल कभी उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, सरदार पटेल उनकी बात मान लेंगे। लेकिन वे नेहरू को लेकर इतने आश्वस्त नहीं थे। गांधी की आशंकाएं सच हो गईं जब नेहरू ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि वह कभी भी किसी दूसरे के अंडर में काम करने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है और उन्होंने कहा भी कि गांधी जी ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नेहरू के पक्ष में इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया तो वे भारत की आज़ादी की राह में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुछ विश्लेषकों ने तो यह भी दावा किया कि गांधी को यह डर था कि प्रधानमंत्री न बनाए जाने की स्थिति में नेहरू कांग्रेस को विभाजित भी कर सकते थे। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गांधी ने 2 मुख्य कारणों से पटेल के बजाय नेहरू को चुना। पहला, गांधी का मानना था कि आधुनिक विचारों वाले नेहरू पटेल से बेहतर थे, जो उनके अनुसार अपने विचारों में रूढ़िवादी थे। अब एक तबका यह सवाल उठाता है कि अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना रूढ़िवादिता या पिछड़ेपन कैसे हो सकता है? भारत को ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी जो आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी नहीं भूले। ये बात सब जानते हैं कि पटेल सनातन संस्कृति के पैरोकार थे तो नेहरू पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित थे। हम सबको मालूम है कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के मामले पर नेहरू की राय पटेल से अलग थी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में गए तो नेहरू को वो बात भी पसंद नहीं आई। नेहरू ने सरकारी मीडिया में उस खबर को चलने भी नहीं दिया। तो लोगों का ये पूछना भी जायज़ है कि अपनी संस्कृति से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? खैर, पटेल और राजेंद्र प्रसाद नेहरू की असहमति के बावजूद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए। तो सनातन संस्कृति के प्रति सरदार पटेल के झुकाव की वजह से भी शायद गांधी ने उन्हें रूढ़िवादी मान लिया और पटेल की जगह नेहरू को देश की बागडोर सौंप दी।
दूसरी वजह यह मानी जाती है कि गांधी को डर था कि अगर उन्हें पीएम पद से वंचित किया गया तो नेहरू विद्रोह कर देंगे और इससे अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरण में देरी करने का बहाना मिल जाएगा। दूसरी ओर वो सरदार पटेल की निष्ठा के प्रति पूर्णतया आश्वस्त थे। उनको पता था कि सरदार पटेल कभी विद्रोह नहीं करेंगे। वे जानते थे कि सरदार पटेल एक सच्चे देशभक्त थे और वह कभी भी कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी का निर्णय देश के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। सबसे पहले गांधी ने एक तरह से कांग्रेस में हाई कमांड कल्चर की शुरुआत कर दी, जिसमें स्टेट यूनिट की भावनाओं को नज़रअंदाज करके केंद्रीय नेतृत्व सारे फैसले लेता है। बाद में यह कल्चर तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में फैल गया। अब हाई कमांड कल्चर ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की अवधारणा को ही नकार दिया है। एक वर्ग का यह मानना है कि कश्मीर और चीन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नेहरू की भारी गलतियों ने गांधी के फैसले पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये नेहरू थे जो कश्मीर के मुद्दे को उस समय यूएन ले गए, जबकि भारत की सेना कश्मीर में घुस आए पाकिस्तानी सेना को लगातार पीछे खदेड़ रही थी। यूएन ने सीज फायर करवा दिया और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। इसी तरह से चीन के प्रति नेहरू के अंधे प्यार का खामियाजा भी देश ने भुगता, जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया लिया। इतना ही नहीं, नेहरू का चीन प्रेम इतना ज़्यादा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की जगह भारत को स्थायी सदस्यता की पेशकश जो उस वक्त की जा रही थी, उसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि पहले चीन का अधिकार बनता है। चीन ने नेहरू के इस अंधे प्रेम का क्या सिला दिया, ये हम सब जानते हैं। अब सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई। कहते हैं कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले पटेल ने नेहरू को एक पत्र लिखकर चीन के नापाक मंसूबों के बारे में आगाह किया था, लेकिन नेहरू ने उस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो समाज के एक वर्ग का ये मानना है कि कश्मीर और चीन के मसले पर नेहरू की गलत नीतियों ने भी गांधी के फैसले पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, और ये बहुत अहम है, कि गांधी के इस फैसले को बाद में दो ऐसे लोगों ने गलत ठहराया जो सरदार पटेल के आलोचक रहे थे, जिनका सरदार पटेल से काफ़ी मतभेद थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पटेल के स्थान पर नेहरू को चुनने का गांधी का निर्णय गलत था। उनमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1959 में उनकी मौत के बाद प्रकाशित उनकी आत्मकथा में गांधी के फैसले को गलत ठहराते हुए उन्होंने लिखा, और मैं कोट करता हूँ, यह मेरी ओर से एक गलती थी कि मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। हमारे बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मेरे उत्तराधिकारी होते तो उन्होंने देखा होता कि कैबिनेट मिशन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाता। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जैसी गलती कभी नहीं की होती जिससे जिन्ना को इस योजना को विफल करने का मौका मिलता। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता जब सोचता हूँ कि अगर मैंने ये गलतियाँ न की होती तो शायद पिछले 10 सालों का इतिहास कुछ और होता। ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति पद से उनको वंचित करने के लिए सरदार पटेल को ही दोषी मानते थे। लेकिन उन्होंने भी आगे लिखा, और मैं कोट करता हूँ, निस्संदेह यह बेहतर होता अगर नेहरू को विदेश मंत्री बनने के लिए कहा जाता और पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। मैं भी यह मानने की गलती में पड़ गया था कि जवाहरलाल इन दोनों में से अधिक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। पटेल के बारे में एक मिथक बन गया था कि वह मुसलमानों के प्रति कठोर होंगे। यह गलत धारणा थी, लेकिन यह एक प्रचलित पूर्वाग्रह था। तो सरदार पटेल के दो आलोचकों ने भी यह माना कि पटेल की जगह नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाना एक गलती थी। कुछ लोग सरदार पटेल की भी आलोचना इस बात के लिए करते हैं कि उन्हें आंख बंद करके गांधी की हर बात नहीं मान लेनी चाहिए थी। लेकिन पटेल के मन में गांधी जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनकी बात को न माने। ये तो गांधी जी को सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के मन में उनके प्रति इतना सम्मान था, क्या उसे इस कदर बार बार पीछे हटने के लिए कहना उचित था। आज के लिए इतना ही। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।